ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। तो आइए कहानी को आगे लेके चलते हैं। बढ़ते जाने के साथ साथ मौली के रंग ढंग बदलने लगे। कभी तो वो देर तक सोती रहती और काम पर जाना भूल जाती, और यदा कदा काम पर पहुंच भी गई तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द बताकर वहां से रफू चक्कर हो जाती, और कई दफा तो खेत पर दिखाई भी नहीं देती। अब एक दिन हुआ यूं कि क्लोवर पहुंचा मौली के पास और उसने बोला, ऐसा है मौली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जरा इधर आओ। मौली बोली, क्या है? तो क्लोवर बोला, ऐसा है, मैंने आज सुबह तुम्हें एनिमल फार्म और फॉक्सवुड के बीच में जो दीवार है वहां खड़े देखा है, और तुम किसी मोटे आदमी से बात कर रही थी जो ऐसा मालूम पड़ा मुझे कि पिल्किंगटन का मुलाजिम है। बोलो क्यों? इसका क्या मतलब है? मौली तो भौचक्की रह गई, पर उसने कुछ दिखाया नहीं ऐसा वैसा। चुपचाप बोली, मुझको नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझको नहीं मालूम। और ये कहकर वो फौरन वहां से भाग निकली। मौली तो वहां से भाग निकली, मगर क्लोवर के दिमाग में शक का जो बीज था उसने जड़ पकड़ ली थी। वो सीधे गया मौली के अस्तबल में, और वहां जाके उसने अपने खुरों से भूसा हटाया तो क्या देखता है कि शक्कर की कई डलियां और रंग बिरंगे अतरंगी रिबन दिखाई दिए। उसके ठीक 3 दिन बाद मौली यकायक लापता हो गई। कई हफ्तों तक उसको ढूंढा गया, मगर उसकी कोई खबर नहीं थी। फिर कुछ दिनों में उड़ता उड़ता खबर लेकर आया एक कबूतर, और उसने सबको बताया कि भाई जो मौली है वो गए दिन पिल्किंगटन के फार्म फॉक्सवुड में दिखाई दी है। एक काली और लाल घोड़ा गाड़ी में जुटी हुई वो खड़ी है, एक मोटे से आदमी के साथ बातें कर रही है और चीनी की डली खा रही है, और उसके दुम में कई रंग के रिबन बंधे हुए हैं। वो बहुत खुश दिख रही है। उस दिन के बाद किसी भी बाशिंदे ने एनिमल फार्म के मौली का जिक्र नहीं करा, कभी भी नहीं। जनवरी का महीना लग चुका था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, और इधर बेचारे जानवर जी तोड़ मेहनत कर खेत में काम कर रहे थे, सिवाय सुअरों के, क्योंकि सारे सुअर कहीं और व्यस्त थे। वो व्यस्त थे नीतियां बनाने में। नित नई नीतियों का निर्माण होता और उनको लागू करने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश करी जाती। सुअरों ने यह ठान लिया था कि एनिमल फार्म का भविष्य अब हमारे हाथ में है, इसीलिए हम आने वाले साल के लिए योजना बनाएंगे। अब दिक्कत इस बात की थी कि यहां भी कुछ मामला गमगीन था। वो इसलिए क्योंकि स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों में ही 36 का आंकड़ा था। एक डाल डाल तो पात पात, वो पात पात वो डाल डाल। अब दोनों का जो मत था वो मिलता नहीं था, मतभेद था उनमें। एक बोलता कि मैं कहता हूं इस समय हमारे खेत पे उत्पादन होना चाहिए, यानी कि हमें बीज बोने चाहिए ज्वार के। तो दूसरा बोलता, नहीं नहीं, बाजरे के लिए वक्त है ये। एक बोलता, भैया खेतों में गोभी उगाई जाए। तो दूसरा बोलता, जी नहीं, कतई नहीं, खेतों में इस समय उगाना मुनासिब है, वाजिब है क्या? चुकंदर, शलगम, गाजर, मूली। अब जानवर परेशान, इधर जाएं उधर जाएं, बड़ी मुश्किल में किधर जाएं। और जाहिर सी बात है कि गुटबाजी शुरू हो गई। 2 गुट बने, आधे लोग आ गए नेपोलियन के साथ और बाकी के आ गए स्नोबॉल के साथ। अब जो स्नोबॉल है वो थोड़ा दिमाग वाला सुअर था। वो क्या करता था कि जो मिस्टर जोन्स की मैगजीनें थी, अखबार थे, वो सब पढ़ पढ़ के नित नई जो है तरकीबें निकालता और ज्ञान बटोरता। एक दिन उसने आके सभा में बोला कि सुनिए भाइयों और बहनों, एक काम करिए, आप लोग ये फलाने जानवर इस जगह खेत में जाकर अपना गोबर गिराएंगे और फलाने वहां जाके गोबर गिराएंगे। उससे हुआ ये कि हर एक साग सब्जी के लिए उसी के लिए उपयोगी खाद उत्पादित होने लगी, वो भी पूरे मुफ्त, और मैल जो साफ हुए वो भी मुफ्त।
मगर नेपोलियन को उसकी ये बातें फूटी आंखों ना सुहाती और उसके कानों को ये बिना भाता। अब जब सभा होती तो स्नोबॉल अपनी चर्चाओं से, अपने नीति से, अपने जो उसके जो बातें थी, इरादे थे, उनसे सबको प्रभावित करता। अब जब सभी जानवर उससे प्रभावित होते तो नेपोलियन गुस्सा होता। इधर नेपोलियन के पास कोई नीति वीति नहीं थी, उसको कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि फूट पड़ाओ और सबको इसमें फंसाओ, उलझाए रहो, सबको सोचने दो कि भैया चल क्या रहा है। अब जो नेपोलियन था उसने करा ये कि कुछ भेड़ों को अपने साथ में ले लिया। अब जब बेचारा स्नोबॉल भाषण के लिए खड़ा होता, अपनी नीतियां बताता लोगों को, तो अचानक भेड़ शुरू हो जाती बोलना, दुपाए गंदे चौपाए अच्छे, दुपाए गंदे चौपाए अच्छे। और खास करके तब जब स्नोबॉल अपने भाषण के उस चरण पे होता जहां वो नई योजनाओं का कथन करता, बताता उसके बारे में लोगों को कि मैंने क्या गठन किया है किस योजना का। तो भैया देखिए ऐसा तो ना चल पाएगा ज्यादा दिन तक, है ना। जाहिर सी बात है कि दोनों में अनबन बढ़ती चली गई। और जो अब एक दिन हमारी कहानी ने कुछ गंभीर मोड़ ले लिया। हुआ यूं कि मिस्टर जोन्स की मैगजीनें पढ़कर नेपोलियन ने ज्ञान हासिल करा और कुछ DIY डू इट योरसेल्फ किताबें भी पढ़ी और बोला, ऐलान कर दिया उसने मीटिंग में कि भाई ऐसा है कि हम लोग बनाएंगे एक पवन चक्की यानी कि विंड मिल। अब जानवरों ने पूछा क्यों, तो उसने बोला क्योंकि इसलिए ताकि हमारा बिजली, जो भी हमें बिजली है, मुफ्त मिले। अपनी बिजली का हम खुद ही उत्पादन करें। बिजली का उत्पादन होगा तो हमें जाड़ों में कुड़कुड़ाना नहीं पड़ेगा, हम गर्म रह पाएंगे। दूसरे ये कि जितने खेत में मशीनें हैं जो चलने वाली हैं, उनके लिए भी तो हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है कि नहीं। इतनी महंगाई का ज़माना है, अरे भाई बचत होगी और मुनाफा भी अगर हम खेत पे उत्पादित बिजली को ही इस्तेमाल में लाएंगे उन यंत्रों को चलाने के लिए जो हमारे खेत के हैं, तो भाई फायदा ही फायदा है। उधर नेपोलियन बोला, अरे निहायत ही बकवास बात करता है ये स्नोबॉल। ऐसा है कि इस समय सब जो अपनी मेहनत है वो इधर उधर गंवाने में नहीं, बल्कि अधिक से अधिक अनाज और साग सब्जी पैदा करने में लगाइए। अरे अगर वो सब नहीं करेंगे तो भूखों पेट मरना पड़ेगा, मेरी बात याद रखिए। तो स्नोबॉल बोलता, अरे भाई बिजली चाहते हो, पवन चक्की बनाना चाहते हो और दिन में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना चाहते हो तो मेरे साथ हो लो और मेरा जो विचार है उसको बहुमत से पास करो। तो नेपोलियन बोलता, अरे भाई भूखे पेट मरोगे, मेरे साथ होगे तो कभी मरोगे नहीं, भूखे पेट तो कतई नहीं। फिर सब लोग सोचे भैया किधर जाएं। एक बेंजामिन था जो बोलता था, वो गधा, कि भाई ऐसा है कुछ नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसा चलेगा, आप किसी के साथ भी हो लीजिए। अब क्योंकि स्नोबॉल ने वो DIY किताबें पढ़ ली थी मिस्टर जोन्स की, तो उसने एक बड़ी सी जगह देखी, एक टीले पर, एनिमल फार्म पर, जहां पे पवन चक्की का निर्माण करना निश्चित हुआ। सभी जानवर मीटिंगों में उसको बड़े कौतूहल से सुनते और सोचते, वाह क्या दिमाग पाया है स्नोबॉल ने तो। और जो स्नोबॉल था वो क्या करता कि एक बड़े से कमरे में जिसमें कि चिकनी मिट्टी थी, चिकनी फर्श थी जिसकी, उसमें अपने खुर के बीचों बीच एक चौक का टुकड़ा दबाए किताबें पकड़ के और दिन भर घुसा रहता और फर्श पे न जाने क्या क्या बनाता रहता। एक दिन जानवरों ने जाके देखा, उसने कई सारे घिरनी, चरखे और दांतों वाले पहिए बना रखे थे। किसी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन बड़े अचरज से देखते थे उसको। स्नोबॉल दिन भर वो मेहनत करता रहता। एक दिन सुनते हैं कि नेपोलियन उस कमरे में घुसा और देखकर उसको तो समझ में कुछ भी नहीं आया, मगर गुस्सा जरूर आया। उसने टांग उठाई और वहां पेशाब कर दी और फिर चुपचाप बाहर भाग गया। दिन बीते तो स्नोबॉल के साथ जितने लोग थे उन सब ने यह निश्चय किया कि भाई हम पवन चक्की बनाने में आपकी मदद करेंगे। और फिर जुड़ गए सभी जानवर एनिमल फार्म के कल पुर्जे इकट्ठा करने में। बेचारे जानवरों ने काम शुरू करा ही था कि वहां आ धमका नेपोलियन और उनको धमकाने लगा कि सुनिए, अगर आप पवन चक्की पे काम करेंगे तो अपना समय ज़ाया करेंगे, इससे बेहतर ये होगा कि हम लोग काम करें अनाज पैदा करने में और सशक्त करें अपनी सेना को। अरे हारा हुआ गौशाला की घमासान के बाद इंसान तिलमिलाया हुआ बैठा है, वो अपने बाकी इंसानों को एकजुट करके हम पर कभी भी धावा बोल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हम पर धावा हो
और हम सब हार जाएं? मैं कहता हूं पवन चक्की छोड़िए, सेना को सशक्त बनाने में मेरी मदद करिए। तो स्नोबॉल बोला, अरे भाई, मैं कहता हूं कि जो काम शांति से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, उसमें हथियार और वार की क्या जरूरत है? अरे भाई, जिस तरह हम लोग अपने एनिमल फार्म पर क्रांति लाए, हम दूध भेजकर, शांति दूध बेचकर सभी जगह आसपास के खेतों फार्मों पर, वैसे ही क्रांति लाने के लिए जानवरों को प्रोत्साहित करेंगे। और नतीजा उसका यह होगा कि जब सभी जगह जानवर क्रांति करेंगे और जंगल राज स्थापित होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य हम पर धावा बोले, हमारा भाल भी बांका करे। अब इन दोनों की बातें सुनकर ये जानवर बेचारे फिर सर पकड़ बैठ जाते कि भाई इधर जाए उधर जाए, बड़ी मुश्किल में है, किधर जाए। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना,